ज़मीनी जंग से ज़्यादा वह हवाई जंग रह गई है, तो उसमें और इस लड़ाई में आप क्या अंतर देखते हैं? अब यहाँ जो लड़ाई है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारी सभी फ्रेंड्स की एक लड़ाई हो गई है कि वो तो एक ही एक किनारा था हमारे सामने। अटैक्स जो है उनके कम से कम 50% जो है इंस्टॉलेशन उनको ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान की भी एक ये टेंडेंसी रही है उसने कि वो डायरेक्ट युद्ध तो हमसे लड़ नहीं सकता है, इसलिए इन्फ्लेटेशन होती है और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बल्कि झपते ही कैप्चर कर लिया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन। लोन हाँ, ये तो बिका पड़ा है वैसे। सोल्जर, इंडियन सोल्जर है वो कभी भी पीछे नहीं हटता है, चाहे भी किसी सिचुएशन में। कभी जंगलों से निकलना होता है, रास्ते में कुछ खाने को नहीं है, तो वहाँ जो जाना है कदमों को नाप के जाना पड़ता था और डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता था। नाइट चार्ट हुआ करते थे, इस ढंग से वो चलते थे। मगर रात के समय सप्तऋषि से वो उनके बिल्कुल नीचे देखिए तो ध्रुव तारा होता है जो आपको उत्तर दिशा का ज्ञान करा देता है। कई बार हो सकता है हाँ बादल आ जाए, नहीं पता चलता है। जम्मू कश्मीर के हुए पहलगाम हमले के ठीक 14 दिन के बाद ही भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी और इसी जवाबी कार्रवाई के तहत जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया था। ताज़ा मामलों में हम आपको बता दें कि पिछले कल जो है सीज़ फायर किया गया था और उसका भी उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने किया गया। तो इस बारे में हम लोग को बेहतरीन चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त सूबेदार हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है वो भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध था, जिसको युद्ध ही कहेंगे क्योंकि सीज़ फायर जो तोड़ा गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस युद्ध को ये देखते हैं और आगामी जो है किस तरह से पाकिस्तान कर सकता है ये कार्रवाई और क्या इनके विचार हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सभी व्यूअर्स को मेरी जय हिंद। मैं नायब सूबेदार बचन सिंह मसल से आपके सम्मुख आज सिंदूर जो ऑपरेशन हमारा चला हुआ है उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके बारे में आप थोड़ा बताऊंगा आपके बारे में। ऑपरेशन कोई भी जो आर्मी का स्टार्ट होता है वो यह दुश्मन के प्रति ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ता है कि जिन्होंने कोई नापाक हरकत की होती है। जैसे पाकिस्तान देखो, ये डायरेक्ट बार में तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, इन्होंने इन्फ्लेटेशन करके टेररिस्ट कार्रवाइयों को जारी रखा हुआ है, जिस वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस बार जैसे पहलगाम घटना हुई है हमारे 28 के करीब टूरिस्ट जो निहत्थे मारे गए हैं, उसका आक्रोश सभी में है। आपने देखा होगा इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, मगर ये घटना जो थी जिसको ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लेके आए हैं, इसमें एक किस्म से हम चाहते हैं कि जो टेररिस्ट अड्डे हैं पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया जाएगा। इसी को लेके ये ऑपरेशन ये स्टार्ट किया गया है और उसी के ये 2-3 दिन जो हो गए हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह के उनके जो अटैक्स किए गए हैं इंडियन आर्मी की ओर से। हमारी अटैक्स जो है उनके कम से कम 50% जो है इंस्टॉलेशन उनको ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो ये चला हुआ है, तो ये डायरेक्ट बार की ओर ही समझो एक दिशा इन्होंने खुद प्रदान की है। अगर उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इसको रोका जाए और अपना जो अगला जो कदम जो है इंडियन आर्मी का, वो किस तरह से एक नई दिशा की तरफ ले जाया जाए, जिससे ये सारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है जो बिल्कुल फिनिश हो जाए। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात तो आपने छेड़ दी है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे की, इंडियन आर्मी में आपका कैसे ज्वाइन हुआ? जी, मैं 1988 में 18 अप्रैल 1988 में सेना शिक्षा कोर में एज ए हवालदार इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं सेना में आया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो वहाँ हमारा जो मेन फोकस होता है इंडियन आर्मी में, उनको ट्रुप्स को एजुकेशन इम्पार्ट करना, स्पेशली मैप रीडिंग, दिशाओं का ज्ञान जिसे बोला जाता है, कि हमारी इन्फेंट्रीज़ और डिफरेंट जितने भी हमारी फॉर्मेशंस है उनको एक
जिस तरह से कह सकते हैं बाहर के समय में तैयार करना, मैप की एक्टिविटीज़ और उनको किस तरह से नाइट नेविगेशन, इस तरह की वो चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे क्या है हमारी आर्मी के जितने भी ट्रुप्स हैं वो परफेक्ट हो जाएं और दुश्मन से जूझने में भी वैसे भी हमें रास्ते में भटकने का जिस तरह से हमारा टेरेन है, अगर दुश्मन के इलाके में भी चले जाते हैं तो हम दिशाओं के ज्ञान से अपने इलाके में आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की एज ए टीचर। तो आप 1988 में जो है आपने ज्वाइन किया है, तो अमूमन आप 1999 की कारगिल युद्ध में भी आप लोग ने उसमें अपनी भागीदारी दी होगी, तो किस तरह से वो चीज़ आपने लड़ाई भी देखी होगी, क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ एक साइबर तक की रह गई है, ज़मीनी जंग से ज़्यादा वह हवाई जंग रह गई है, तो उसमें और इस लड़ाई में आप क्या अंतर देखते हैं? कारगिल वार जो हुआ उस वक्त हम श्रीनगर के इलाके में ही थे। हम डायरेक्ट तो वहाँ नहीं गए हैं क्योंकि वो ट्रुप्स उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वहाँ एक टेरन का मसला था कि किस तरह से पहाड़ियों पे टेररिस्ट जो थे वो छिप आए थे और उन्होंने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो वहाँ पे लड़ाई कुछ अलग थी। अब यहाँ जो लड़ाई है ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारी एक सभी फ्रेंड्स की एक लड़ाई हो गई है कि वो तो एक ही एक किनारा था हमारे सामने कि एक साइड से ही हमने लड़ना था, मगर यहाँ तो सारे फ्रंट हमारे लिए जैसे खुल गए हो, कहीं से भी लड़ाई होती। मगर आज का देखो सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं रह गई है। यहाँ तो अभी आर्मी जो है वो अपना कार्य जो है, जैसे एयरफोर्स का देखा होगा आपने किस तरह से हमारे F-6 जो हमारे बम्बार्डमेंट की है उनके इलाकों में, उनको तहस नहस किया है। और तो वहाँ वो जो लड़ाई हुई है और यहाँ की जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें मैं बड़ा अंतर समझता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आमने सामने की लड़ाई से हट के ये लड़ाई लग रही है मेरे को। आप मतलब यही लगता है कि पहले की लड़ाई में और अब की लड़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है? बहुत अंतर हो गया। अभी देखो साइबर अटैक हो रहे हैं और जैसे भी आपने देखा होगा किस तरह से उनके ड्रोन आ रहे थे और हमारी मिसाइलें चल रही थी। हम अपनी ही टेरिटरी से उन मतलब कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम अपने इलाके से ही उनके इलाकों को भेज रहे थे। तो इस बहुत अंतर आ गया इसमें। अंतर तो है सर, लेकिन क्या दुश्मन, आपको लगता है कि दुश्मन को कमज़ोर हमें समझना चाहिए आज भी, क्योंकि सीज़ फायर जो है वो तोड़ने के बाद भी उन लोगों ने अटैक किया है? नहीं, कभी भी दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर समझने की हिमाकत अगर हम कर देते हैं तो समझो हम जीता हुआ युद्ध हार जाते हैं। हमेशा यही सोच के चलना चाहिए कि दुश्मन ने कितनी तैयारी की है, दुश्मन के पास क्या है, उससे ज़्यादा हम जो अपने अनुभवों को लेके, हम अपने असले को लेके और हमारे पास जो भी है जितने भी हथियार है उनका हम प्रयोग कर सकें, उनसे ज़्यादा ही सोचने की आवश्यकता होती है। आज के युग में यही देखा गया है। अभी देखो कोई भी देश है वो दूसरे देश से क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि हमारे पास हथियार है, हमारे पास एमुनिशन है, हर एक चीज़ है हमारे पास पावरफुल है, तो दूसरा देश जो है उससे सहम जाता है। तो अभी देखो आपके सामने सीज़ फायर हुआ है, तो उसका क्या कारण रहा है? मेन यही है कि हम उन पे भारी पड़े हैं। तो यही देखते हुए देखो आज का सिनेरियो जो है बहुत ही बदल गया है। एक तरफ बयान यही दिया जाता है कि हमने जो है अपने कदम पीछे ले लिए है ना, एक तरफ यही बोला जाता है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने उनके घुटने टिका दिए हैं भारत के। तो किस तरह से, क्योंकि ये पलटते हैं, कहते हैं ना थाली का बैंगन है, कभी इधर पलटता है कभी उधर पलटता है। देखिए ऐसा होता है कि चाहे दुश्मन देश हो, वो अपने को हमेशा ही दूसरे से ज़्यादा ही आंकेगा। वो कहेगा कि हमने दुश्मन को इस तरह से निपटा दिया है, और अपने बारे में तो बढ़ा चढ़ा के कहेगा। ये सारी बातें जो होती है ये एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालने की होती है, पब्लिक पे भी इन्फ्लुएंस जाता है और मोरल डाउन करने के लिए ऐसा किया जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि अभी ये लड़ाई जो होती है इसी तरह से जीती और हारी जाती है। कई बार कई बातें ऐसी हो जाती है उसमें कि
बात कुछ भी नहीं होती है और उसका नतीजा कुछ और निकल जाता है। तो र्यूमर भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे टीवी और रेडियो में बताया जाता है कि कभी भी दुश्मन के चैनल को मत खोलिए, क्योंकि दुश्मन तो हमेशा अपने को हमेशा इस तरह से दिखाएगा कि उसके पास पता नहीं क्या है, वो हमारे देश को किस तरह से देखता है। तो हमें तो अपने ही वैसे चैनल पे विश्वास करना चाहिए, अपने ही न्यूज़ को देखना चाहिए, और इधर उधर जो बातें जो होती है पाकिस्तान की उन पे ज़्यादा कभी भी जैसे यूट्यूब खोली ऐसे खोलिए, वो तो अपने को हमेशा ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमें नीचे दिखाएंगे। तो इनसे दूर रहना। क्योंकि लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो भारत है वो सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहा है, ना वो राष्ट्र से लड़ रहा है, ना वो किसी धर्म से लड़ रहा है, क्योंकि उसने जो है वो डायरेक्ट उनके बंकरों पर अटैक किया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जहाँ पर वो हताहत हुआ है, जितनी सेना की तरफ से जानकारी है। आपको क्या लगता है सर इस पर? बिल्कुल सही कहा है आपने। हम तो आतंकवाद से ही लड़ रहे हैं जब से हमने आज़ादी हासिल की है। पाकिस्तान की भी एक ये टेंडेंसी रही है उसने कि वो डायरेक्ट युद्ध तो हमसे लड़ नहीं सकता है, इसलिए इन्फ्लेटेशन होती है और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। एक एक को किसी भी तरह से मतलब कि किसी भी हिस्से में कोई भी उपद्रव करवाना, ये तो इसका नॉर्मल काम है। तो ये डायरेक्ट वार में कभी भी पाकिस्तान हमसे जीत नहीं सकता। तो यही भय उसको रहता है कि अगर डायरेक्ट अटैक हो गया तो पाकिस्तान के वैसे पर खच्चे उड़ जाएंगे, उनको अपनी ज़मीन भी छोड़नी पड़ेगी, इस तरह के। अभी हमने जो जैसा हम न्यूज़ में देखते हैं कि किस तरह से उसके टेररिस्ट जो अड्डे हैं उन पे अटैक किया हमने वहाँ की जनता या वहाँ के मस्जिद, उनके कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूशंस इंस्टॉलेशंस, उनको बिल्कुल ही टारगेट नहीं किया है हमने सिर्फ आतंकी अड्डों उन्हीं को अपना निशाना बनाया। तो क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है कि आतंकवाद का पनाहगार है, और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान पलट जाता है कि हम आतंकवाद को नहीं ऐड करते हैं और ना ही वो हमारी पनाहगार है। ये पाकिस्तान की कोई दोगली नीति है इनकी। वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की मिलिट्री जो है उनके बीच में जो मिलिट्री हावी पड़ती है, हमेशा देखा होगा आपने, तख्ते पलट होते हैं किस तरह से। वहाँ के जो जनरल जो होते हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को नीचा दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं देखा हुआ है, क्योंकि वो आपस में तालमेल ही नहीं है। तो आर्मी जो कर रही है उसका वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको पता नहीं होता है, तो इनमें बिल्कुल तालमेल नहीं है। जैसे कई बार बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो नहीं है। वो उनमें तो ऐसा लगता है जैसे वैसे मिलिट्री का ही जैसे रूल चल रहा है। तो कभी भी आप कभी भी देखिए, जब भी कभी भी लड़ाई होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें तालमेल की बहुत कमी पाई जाती है। देखा ये गया कि आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी, सिंदूर ऑपरेशन 2 चला हुआ था, तो उस टाइम पे चाइना ने जो था एक बार मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान वालों के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जैसे ही सीज़ फायर होता है उसके बाद से जब उल्लंघन किया जाता है तब एकदम से चीन उसके ऊपर आ जाता है कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि हम लोगों ने सहमति की है, तो कहाँ पे वो लैकिंग लगती है सर, जब आर्मी के 3 जो चीफ हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो कहाँ पे वो लैकिंग हो जाती है जब उनके पाकिस्तान के उनके रक्षा मंत्रियों से बात की जाती है? देखिए, चाइना जो है वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि हिंदुस्तान से टेंशन रहे उसकी। ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ होती है। इनमें जो कंट्री जैसे उसके बहुत नज़दीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना के राग अलापता रहता है, उसको वो अपने हथियार देता है। उन्होंने बस देखा होगा आपने कि किस तरह से वहाँ पे चाइना ने अपनी वहाँ पे भागीदारी प्रदर्शित की हुई है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे कंट्री जो है वहाँ पे आके ऐसा आघात करें, कुछ ऐसा कर दें। मगर ये पाकिस्तान तो हमेशा जो है वो चाइना की सपोर्ट में ही रहेगा। हम जो है हम अपने को आत्मनिर्भरता की तरफ ला रहे हैं। हमने देखा होगा कि किस तरह से हम अपने देश में तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हमारे हथियार जो है अभी विदेशों में बिक रहे हैं, तो हम तो तरक्की की तरफ ही
हमारा कदम है, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। हाँ, स्पोर्ट का ऐसे होता है कि जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ जाके मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। तो हमारी तो कभी भी नीति नहीं रही है कि हम किसी से युद्ध करें। हम तो शांति प्रिय देश के निवासी हैं। तो देश में जिस देश में शांति प्रियता को पसंद किया जाता हो, शांति के बारे में बोला जाता हो, तो वो लड़ाई के हक़ में बिल्कुल नहीं रह सकते। क्योंकि ये तो पाकिस्तान ने एक टेरर फैलाया हुआ है हमारे प्रति कि हमें डिस्टर्बेंस देना है, हमारे को तरक्की नहीं करने देना है। तो इस तरह से ये हो सकता है पीछे से चाइना का भी हाथ हो। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं। ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को लेते हैं। आप सर पढ़ाते थे ना अपने पूरी ब्रिगेड को, कभी आपको भी मौका लगा है कि हाथ में हथियार लेके कभी दुश्मन के सामने खड़े हो? देखिए, हमारे सामने कोई ऐसा डायरेक्ट वार तो नहीं हुआ है। हथियार तो चलो सभी सेना शिक्षा कोर में जैसे हम रहे हैं, तो कोई हथियार तो सभी यूज़ करते हैं। तो ऐसा कोई मौका जब आता है तो उसके लिए तो हम परफेक्ट है लड़ाई लड़ने के लिए। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से मौका मिलता है उस तरह से हम दुश्मन के लिए तैयार हैं। अगर कभी किसी का कंपास में कोई दिक्कत आ जाए और कभी मैप भी ना हो, तो वो किस तरह से अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कभी भी ख़राब हो सकती है, पेपर है, कुछ भी हो सकता है। तो किस तरह से वो अपने आप को उस सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है? जी, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम मैप के सहारे सपोज़ करो किसी डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करें या दूसरे इलाके से अपने जो पोजीशन है, ओन पोजीशन है, उस पे आने की कोशिश करें। कई बार हमारे कंपास नहीं काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सपोज़ करो हम रात के समय सपोज़ करते हैं कि गुम हो जाते हैं कहीं, तो हमारे लिए कई चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्शन दिखाती हैं। दिन में तो हमें पता है कि हम सूर्य से देख सकते हैं कि ईस्ट की साइड से वही सूर्य निकल रहा है, वो सारी दिशाओं का हमें ज्ञान हो जाता है। मगर रात के समय सप्तऋषि आपने देखे होंगे, सप्तऋषि से उनके बिल्कुल नीचे देखिए वो ध्रुव तारा होता है जो आपको उत्तर दिशा का ज्ञान करा देता है। कई बार हो सकता है हाँ बादल आ जाएं, नहीं पता चलता है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। किसी मंदिर के पास में हो तो आपको पता है कि जैसे हमारे मंदिर का जो शिवलिंग होता है उसका जो पानी जो है उत्तर दिशा की तरफ गिरता है। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन का पता करना होता है। कई बार हम पेड़ों से पता लगा लेते हैं। एक साइड के जिस तरह से ईस्ट साइड से पेड़ जो है वो वहाँ से लाइट आ रही है तो वहाँ के पत्ते जो है वो अलग दिखाई देंगे, दूसरी साइड के अलग। तो सिचुएशन के हिसाब से कई चीज़ें हम वहाँ देख लेते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक सैनिक के लिए जो है वो कंपास भी बहुत ज़रूरी है और मैप भी बहुत ज़रूरी है। पर इन केस अगर कुछ ऐसी वैसी कोई दिक्कत आती है तो जैसा बताया गया है कि हम यही कहेंगे कि जिस तरह से सनातन के समय से ये चला आया है कि जैसा सर ने बताया कि शिवलिंग का जो पानी का बहाव है वो जिस तरफ उनको बनाया जाता है उस तरह से हम उत्तर दिशा को जो है वो संकेतित करते हैं। तो कभी सर अगर ऐसा हो जाता है कि अगर आप जब उनको भेजते हैं नाइट जो आपका विज़न कैमराज होते हैं वो आप भेजते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक सैनिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर वो रात में गश्त के लिए हैं? रात के गश्त के लिए इनको नाइट नेविगेशन का ज्ञान करवाया जाता है। इसकी एक टीम होती है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है ये पूरा उनको हम ट्रेनिंग में सिखलाया जाता है कि नाइट नेविगेशन की वजह से उसका नाइट विज़न कैमरा। आजकल तो बहुत कुछ आ गया। आजकल तो वो जैसे हमारे समय में जो होता था तो वहाँ जो जाना है कदमों को नाप के जाना पड़ता था और डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता था। नाइट चार्ट हुआ करते थे, इस ढंग से वो चलते थे। कंपास का भी उसमें यूज़ होता था। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से वो वहाँ से वो निकलना पड़ता था। तो शाम को अगर कोई जैसे भी निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, आर्मी वाले कोई निकल रहे हैं, कभी रात को देर रात अगर निकलना है तो कभी जंगलों से निकलना होता है, रास्ते में कुछ खाने को नहीं है, तो उसका भी आप मतलब बताते हैं कि किस तरह से अगर आपको कोई चीज़ खानी है, क्योंकि राशन बहुत ज़रूरी है, जब चल रहे हैं तो खाना पानी भी ज़रूरी है सर। तो उस चीज़ों का भी कुछ ध्यान होता है उस टाइम पे बताया? जी। देखो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सैनिक होते हैं कहीं मूवमेंट होता है तो उनको ड्राई राशन दिया जाता है। ड्राई राशन
दी प्रिपरेशन का भी उसमें सारा जितना भी है वो भर के ले जाना पड़ता है। तो ड्राई राशन के अलावा आपको पता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी अपना है वो यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ऐसी नौबत नहीं आते, कई बार तो सिचुएशन के हिसाब से वनों जंगलों से भी कई चीज़ें लेनी पड़ती है, तो ऐसा हो जाता है, मगर ड्राई राशन तो दिया जाता है, तो इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सर, जंगलों की बात तो हो गई, अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ी है, वहाँ पे भी डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ ना ज़मीन का पता है, ना पहाड़ का पता है, क्योंकि पूरे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ होते हैं। तो सर, उसके लिए किस तरह से आप जो है जवानों को तैयार करते हैं? पहाड़ी इलाकों में वैसे इतना कठिन नहीं होता, वहाँ के टर्न से पता चल जाता है कि किस दिशा में जाना होता है, कई चीज़ों का हो सकता है ज़्यादा अध्ययन किया हो तो हम डायरेक्शन उसमें ढूंढ लेते हैं। वहाँ की पहाड़ियाँ आकृतियों से कई चीज़ें पता चलती है जो कि हम मैप में देखते हैं, तो उससे हम उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के जो ढलाने हैं, नाले हैं, उनसे हमें कई चीज़ें पता चल जाती है। तो वहाँ उस ढंग से तैयार होते हैं तो आगे बढ़ना हो। मगर जो आपने बताया है कि जिस तरह से बर्फ़ गिरी है तो वो इलाका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पहुँचे। हाँ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो वहाँ यही है कि कंपास बहुत ही कामयाब रहता है। अभी तो डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में जाना है वो एक्यूरेट वहाँ पर जाएगा। मैप से जाया जाता है, उनके रेफरेंस से जाया जाता है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि एक जवान को अपने साथ परमानेंट रखनी चाहिए? क्योंकि गन है, परमानेंट है, आप जैसे मैप बता रहे हैं, आपके जो गार्ड्स हैं वो मेन होते हैं, आपके शूज़ हैं, हर एक चीज़। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हर एक जवान के पास अपनी होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि सभी गन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सभी चीज़ें तो ज़रूरी है इसमें, जैसे आपने तकरीबन सभी का नाम ले ही दिया है। व्यक्ति वैसे जो ट्रेंड सोल्जर है वो ऐसी सिचुएशन में अपने साथ जैसे हथियार होता है, सामान लेके चला हुआ है, हर एक चीज़ है, तो वो तो उसके साथ में होती है, तो वही उसको सरवाइव करवाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं भी मिलता है, तो ऐसे में वहाँ इलाके से ही जो हमारी क्या कहते हैं जो जैसा टेरेन हो उस हिसाब से हम उन चीज़ों का दोहन कर लेते हैं। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो कि हमेशा साथ रहता है। तो सिचुएशन के हिसाब से कई चीज़ें जो है वो हम उनको रखते हैं और चलना पड़ता है। कई बार वहीं से भी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है। श्रीनगर में भी सर आपने सर्व किया है ना, तो वहाँ पे किस तरह से जो है वो सिचुएशन रहती है? क्योंकि वो बहुत ही हाई अलर्ट सा और एक बहुत मतलब जिसको कह सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ के लिए किस तरह से प्रिपेयर रहती है? वहाँ तो 24 आवर प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी का एरिया काउंट होता है वो वहाँ पे। तो हमेशा आर्मी पर्सन जो है अपने साथ में अपना हथियार और जो भी ज़रूरी वस्तुएं होती है वो अपने साथ रखता है। वहाँ तो पर देखा ही होगा कि एक तो ये आतंकी गतिविधियाँ चली रहती है, हमेशा ही जो सोल्जर रहता है वो रेडी मोड में ही रहता है। तो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी मतलब कि जैसा नज़र आता है उस हिसाब से आदमी जो वहाँ पे अपने को तैयार कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। जल, थल और वायु तीनों सेनाएं बखूबी सिंदूर ऑपरेशन में जो है वो बखूबी अपना रोल निभा रही हैं। 2 महिलाएं उसमें साथ हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो वो काम कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी भी है, इंडियन नेवी भी है और हमारे जो एयर फोर्स है बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो सर, क्या लगता है कि अभी जो सीज़ फायर टूटा है, रात को लगा है, सुबह फिर टूट गया है और उसके बाद जो है वो एक बार फिर सुबह 5 बजे वो किया गया है, आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से उसके हालात हैं, अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, हर जगह पे जो वो आवाजाही प्रॉपर हो गई है, पाकिस्तान ने जो है अपने जो फ़्लाइट्स हैं वो ओपन कर दी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ख़तरा हमें लग रहा है क्योंकि अभी रात होने में वक्त है। तो क्या लगता है सर आपको? देखिए, एक बात तो साफ़ है कि पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमेशा पीठ पीछे बार करता है। हर एक सिचुएशन में देख लिया है आपने, 1947 से लेके आज तक जितना भी ये चल रहा है, इस समय कई समझौते हुए हैं इनके साथ में, कई तरह की गतिविधियां हुई हैं, उनमें इन्होंने हमेशा ही
आघात किया है, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आज की सिचुएशन भी ऐसी है। इंडियन आर्मी तो डिटरमेंट है इसके लिए कि कभी भी पता नहीं कहाँ से ये वार कर दें, तो वो तो जैसे हैं उसी सिचुएशन में अभी बैठे हैं, जहाँ पे हमारी सैनिक डटे हुए हैं। तो उन्होंने तो अब वहाँ पे डटे रहना है, क्योंकि इन पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता। आज अगर जंग दोबारा हो जाती है तो क्या लगता है पाकिस्तान के इस बार क्या हाल होने वाला है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बन जाएगा अगर जंग होती है, क्योंकि जंग सहने की इसमें क्षमता ही नहीं है। अभी आपने देख लिया होगा कि 2 दिनों में ही पाकिस्तान की कमर टूट गई है। किस तरह से हम अभी तो हमारी एयर फोर्स ने ही अपना दम दिखाया है, अभी इन्फेंट्री वगैरह हमारी यूज़ हुई नहीं है, ठीक है ना। तो देखा होगा बॉर्डर एरियाज़ में तो जो रोल इस वक्त एयर फोर्स ने अपना निभाया है, तो कहीं आर्मी को इसका मिल गया रोल तो फिर इसने आगे बढ़ते जाना है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल वो सिचुएशन आ जाएगी कि इसकी टेरिटरी को बल्कि झपकते ही कैप्चर कर लिया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन। लोन, हाँ, ये तो बिका पड़ा है वैसे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ये टेरर है, वहाँ पे आतंकी चला रहे हैं सब कुछ, तो वहाँ पे सेना और इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमारा देश देखो कितना डिसिप्लिन्ड है, कोई भी कार्रवाई हमने की है बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से की है, कोई पब्लिक को कहीं भी हताहत नहीं किया है। जो हमारा टारगेट था उसको ही हमने चूज़ किया है, उसको ही नेस्तनाबूद किया है। आपने देखा होगा कहीं भी पब्लिक आपको चिल्लाती हुई नज़र नहीं आएगी, वो तो तमाशा देख रहे हैं वो वहाँ पे। सर, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक अहम सवाल आपके ही करीबी का, आप पढ़ाते थे ना, तो अगर आपको फिर मौका मिल जाता है कि अब आपने पढ़ाना नहीं है, आपने उनको पाठ पढ़ाना है, तब आप क्या रवैया अपनाएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे रग रग में है। अगर आज भी मौका हमें मिल जाए किसी भी सिचुएशन में हमारे देश के साथ उन सीमाओं की तरफ बढ़ने का कि जहाँ से ये आतंकवादी आते हैं, हम अपने देश के साथ हैं और आगे आगे चलेंगे। इसमें बिल्कुल भी ये तो सोचने की बात नहीं। जो सोल्जर, इंडियन सोल्जर है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता है, चाहे भी किसी सिचुएशन में हो। तो हमें जब भी मौका मिलेगा हम हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर अपने देश को जरा भी आघात नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि हमें आज भी अगर वापस बुला लिया जाता है तो अब हम पढ़ाएंगे नहीं, अब हम उनको पाठ पढ़ाएंगे, जैसा मैंने इनसे सवाल किया था। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।